जाड़ों में बैठ रहे हैं तो बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, उनको जो है बिल्कुल फ्लोर में ही बैठना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करेंगे, स्कूल को बढ़िया से एक ऐसा अट्रैक्टिंग प्लेस बनाएँगे कि बच्चे खुशी-खुशी स्कूल जाने के लिए मॉर्निंग में खुद ही तैयार हो जाएँ, तब स्कूल जाने का फ़ायदा है। नेक्स्ट है बिल्डिंग एडिशनल क्वालिटी schools in areas where they do not exist and providing safe and practical conveyance and or hostels especially for the girl children। ड्रॉप आउट का एक और बहुत बड़ा रीज़न है कि स्कूल और जो है घर का डिस्टेंस बहुत दूर होना। प्राइमरी स्कूल तो एक्चुअली गवर्नमेंट ने इतना फैसिलिटी तो दे रखा है इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए कि जो प्राइमरी स्कूल का डिस्टेंस है वो करीबन 3 से 5 किलोमीटर के अंदर हर बच्चे को प्राइमरी स्कूल मिल जाता है। बट उसके बाद जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं तो स्कूल और घर का डिस्टेंस बढ़ता जाता है, और जो 12th क्लास के स्कूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में हो जाते हैं कभी कभी। तो इतने डिस्टेंस में जाने के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं, कभी कभी उनके पास कन्वेंस नहीं होता है या फिर डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो गर्ल चाइल्ड को तो पर्टिकुलरली जो है बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं स्कूल जाने के लिए। तो ऐसे टाइम पे हमको या फिर गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो स्कूल हैं चाहे वो 12th क्लास का भी स्कूल हो तो वो ऐसे डिस्टेंस पे हो ताकि बच्चा उसको रीच कर पाए, वहाँ तक अच्छे से जा पाए। और अगर नहीं जा पाता है तो बच्चों के लिए कम से कम हॉस्टल की फैसिलिटी हो, सो दैट बच्चा हॉस्टल के अंदर ही रह के अपना स्कूल तो एटलीस्ट कंप्लीट कर ही ले। एनआईओएस एंड स्टेट ओपन स्कूल्स, आपको पता है एनआईओएस वो स्कूल होता है जो सभी ऐसे बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करता है जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाते या फिर किसी कारणवश 9th क्लास में 11th क्लास में फेल हो जाते हैं, तो उनका एक साल बर्बाद ना हो उसके लिए एनआईओएस उन बच्चों को अपने प्रोग्राम में इनरोल कर लेता है और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो इन दोनों को भी और स्टेट ओपन स्कूलों को भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर लाया जाएगा। फिलहाल तो ये लोग क्या करा रहे हैं, ये लोग 10th के एग्ज़ाम कराते हैं और 12th के एग्ज़ाम कराते हैं। तो अब जब ये भी जो है एजुकेशन पॉलिसी के अंडर आ जाएंगे तो इनका करिकुलम भी सेम वैसा ही हो जाएगा जो बाकी बोर्ड्स का है। NIOS and state open schools will offer the following programs in addition to the present प्रोग्राम्स। अब इनको गवर्नमेंट ने जो है ये गाइडलाइन दी है कि वो जो ये स्क्रीन पे अभी आपके आएंगे ये सारे प्रोग्राम्स अपने करिकुलम में बच्चों को ऑफर करें। फर्स्ट है A, B and C levels that are equivalent to grade 3, 5 and 8 of the formal school system। अब इन लोग को क्लास 3, क्लास 5 और क्लास 8 के एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए भी वर्कआउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम्स दैट आर इक्विवेलेंट टू ग्रेड्स 10 और 12, जो कि अभी करा ही रही है NIOS इन एग्ज़ाम्स को कराती है 10th और 12th को। तो इसको अब हम सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोलते हैं। 12th भी हमारा सेकेंडरी एजुकेशन का ही पार्ट है, तो इनके लिए भी प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करना। थर्ड है वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज को भी डिज़ाइन करना है। जो NIOS है वो रेगुलर सब्जेक्ट्स के अलावा, रेगुलर सब्जेक्ट्स हम किसको बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, इन सब को हम रेगुलर सब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो वोकेशनल कोर्सेज में आपके टाइपिंग आता है, ऑफिस मैनेजमेंट आता है, डेटा एंट्री आता है, ब्यूटिशियन कोर्सेज आता है, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन आता है। तो इन सब चीज़ों को वोकेशनल कोर्स बोलते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स भी NIOS इंट्रोड्यूस करेगी। इसके अलावा एडल्ट लिटरेसी एंड लाइफ एनरिचमेंट प्रोग्राम्स भी NIOS के द्वारा इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे। एडल्ट लिटरेसी क्या होती है, प्रौढ़ शिक्षा। कोई एक व्यक्ति है जो किसी कारणवश अपने बचपन में स्कूल नहीं जा पाया और वो कहीं जॉब लग गया है, तो उसको भी लिटरेट कराना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो अपने जो है ऑफ आवर्स में, जब वो काम नहीं कर रहा होता है, तो उस टाइम पे जो है वो इन प्रोग्राम में एनरोल करके अपने आप को लिटरेट कर सकता है। Make it easier for both government as well as non-governmental philanthropic organization
To build schools, the requirement for schools will be made less restrictive. अब जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या फिर जितने भी प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए स्कूल खोलना इजी हो जाए, उसके लिए गवर्नमेंट अपने जो रूल्स हैं उनको लेस स्ट्रिक्ट करेगी। अभी तक स्कूल खोलने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे, उन रूल्स को फॉलो करना ही पड़ता था, तभी जाके आपके स्कूल्स को एफिलिएशन मिलती थी, मान्यता मिलती थी। अब इन रूल्स को गवर्नमेंट थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने के मूड में है। The focus will be to have less emphasis on inputs and great emphasis on output. कहने का मतलब जो इनपुट है कम पैसा लगाओ और ज़्यादा जो है धन बाहर भेजो। धन का मतलब क्या होता है? शिक्षा धन। जब आप किसी बच्चे को इतना अच्छे से एजुकेट कर देते हैं, वो अपने लाइफ में कुछ बनने के लिए सक्षम होता है, तो वो आपका एक वेल्दी आउटपुट है। तो कम इनपुट लगाओ और ज़्यादा आउटपुट आप जो है प्रोड्यूस करो, वो एजुकेशन पॉलिसी का एम है। नेक्स्ट है करियर गाइडेंस एंड मेंटरिंग टू स्टूडेंट्स। 10th 12th तक पहुंच जाते हैं बच्चे, पर उनको जो है क्या क्या करियर होते हैं दुनिया में, ज़माने में, इनके बारे में पता ही नहीं होता। उनको 2 या 3 करियर पता होते हैं, डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर। तो इसके अलावा भी दुनिया भर के करियर ऑप्शंस हैं, उन सब के बारे में बताने के लिए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट स्कूलों में भी करियर काउंसलर्स को भेजा जाएगा और उनका बच्चों के साथ, जो सीनियर क्लासेस के बच्चे होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन कराया जाएगा, सो दैट गांव के बच्चों को भी या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को भी पता चल पाए कि करियर वो कौन सा चूज कर सकते हैं अपने पसंद के अकॉर्डिंग। सपोज कभी क्या होता है, किसी बच्चे को पेंटिंग बहुत पसंद होती है, उसकी पेंटिंग भी बहुत अच्छी होती है, बट उसको करियर ऑप्शन ही नहीं पता होता है, उसको लगता है बस डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना, 2 काम होता है एजुकेशन का, तो इसीलिए वो साइंस के सब्जेक्ट लेके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। बट जब उसको अच्छे से करियर काउंसलर की जो है वो काउंसलिंग मिल जाती है कि आपको पेंटिंग में भी बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं, तब जो है उसको अच्छे अच्छे गाइडेंस मिलेगी और बच्चा जो है पेंटिंग विषय लेके ही अपना फ्यूचर डेवलप कर सकता है। तो करियर काउंसलर न बल्कि केवल गवर्नमेंट स्कूलों में बल्कि प्राइवेट स्कूलों में भी इनका रेगुलर विजिट होना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट ऑफ एक्टिव एंड हेल्दी सीनियर सिटीजन्स। हमारी कम्युनिटी में बहुत सीनियर सिटीजन्स ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट से जो है रिटायर होके घरों में बैठे हुए होते हैं, जो बहुत टैलेंटेड रहे होते हैं अपने समय के, जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा नॉलेज और स्किल होता है। तो वो सब जो है घर में बैठ के वो उसको कन्फाइंड कर रहे हैं, उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सीनियर सिटीजन्स की हेल्प ली जाएगी जो अपने अपने फील्ड में जिनको महारत हासिल है, और उनके लेक्चर्स जो हैं स्कूलों में कराए जाएंगे जिससे बच्चे बेनिफिट ले सकें। सपोज कीजिए कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है जो देश विदेश घूम के आया हो, उसने बहुत शो कराए हो, तो वो बताए स्कूल में आके कि एक्चुअली इस शो को करने के लिए उन्होंने क्या क्या अपनी लाइफ में किया है और इसको करने का क्या क्या प्रोसेस होता है। या फिर कोई बहुत बड़ा जो है सोशल वर्कर है, वो बताए कि केवल एजुकेशन ही नहीं, एजुकेशन के अलावा आप सोशल वर्क करते हो तो उसमें भी आपको एक अलग रिलीफ मिलता है, वो आपको रिकॉग्निशन दिलाता है, वो आपको नाम और फेम दिलाता है। तो ये भी सोसाइटी के लिए अच्छा काम करने का एक मौका है। तो इस प्रकार से जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं जो वाकई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और टैलेंटेड हैं, उनको समय समय पर सभी स्कूलों में बुलाया जाए और उनके वर्कशॉप्स या उनके जो कंसर्ट्स होते हैं वो स्कूलों में कराए जाएं। और स्कूल एलुमनाई, हर स्कूल का जो एक एलुमनाई बोर्ड है वो खोला जाए। बहुत सारे स्कूलों में इंडिया के अंदर अभी भी जो है कोई एलुमनाई का कोई सेक्शन ही नहीं है, उनको तो ये भी नहीं पता होता है कि एक्चुअली एलुमनाई क्या होता है। तो एलुमनाई एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक्स स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। सपोज 2020 में क्लास 12th के स्टूडेंट पास कर गए और उसके बाद जो है 2030 में जो बच्चे 12th क्लास में होते हैं, तो उनको पता चलता है कि जो बच्चे 2020 में इस स्कूल से पास आउट किए थे वो अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उनको कैसे पता चलेगी? अगर उन्होंने पुराने बच्चों के साथ, सब स्कूल ने पुराने बच्चों के साथ
कांटेक्ट रखा होगा या फिर उनके साथ रेगुलर टच में होंगे। तो ऐसे ही एलुमनाई बोर्ड बनता है। 4 साल में, 5 साल में या हर साल में एलुमनाई का जो है गेट टुगेदर करते रहना चाहिए, सो दैट जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, जो सीनियर बन गए हैं अब, वो आने वाले जो बच्चे हैं या फिर जो करंट बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए गाइड का काम कर सकें और अपने एक्सपीरियंस से जो करंट बच्चे हैं, प्रेजेंट स्टडिंग बच्चे हैं, उनको बेनिफिट करा सकें। डेटाबेस ऑफ लिटरेट वॉलंटियर्स, रिटायर्ड साइंटिस्ट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एलुमनाई एंड एजुकेटर्स, इन सब का एक डेटाबेस बनाया जाएगा। सपोज आप किसी एक पर्टिकुलर जिले में रह रहे हैं, माना आप मेरठ में रह रहे हैं, तो मेरठ एरिया में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज होंगे जो अपने फील्ड में टैलेंटेड होंगे, तो उन टैलेंटेड लोगों की जो विजिटिंग होगी उन लोकल स्कूलों में कराई जाएगी, सो दैट वो अपना जो है बेनिफिट, अपना इतना एक्सपीरियंस, जो वास्ट एक्सपीरियंस है, उन बच्चों को दे सकें। ऐसे ही सपोज कोई और स्टेट में रह रहा, छोटे से किसी जिले में, सपोज कीजिए वो काशी में रह रहा हो, बनारस में रह रहा हो, इलाहाबाद में रह रहा हो, या फिर मणिपुर के किसी स्टेट में रह रहा हो, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप जो मेरठ का जो डेटाबेस बना रहे हैं, मेरठ के जो एलुमनाई हैं, मेरठ के जो वॉलेंटियर्स हैं, उनको आप जो है बनारस भेजो। तो इसीलिए लोकल साइंटिस्ट का, लोकल रेप्यूटेड लोगों का एक डेटाबेस बनाना और उसी के अकॉर्डिंग जो है उनको लोकल स्कूल में विजिट कराने के लिए रिक्वेस्ट करना, ये भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक एम है। करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स। अब कौन सी करिकुलम और किस प्रकार के जो है पेडागोजी उस स्कूल में फॉलो होंगे, वो इस प्रकार से हैं, देख लीजिए। फर्स्ट है फाउंडेशन स्टेज, जिसकी हमने बात की थी, जो 5 साल का है, 3 साल प्री प्राइमरी के और 2 साल प्राइमरी के, क्लास 1 और 2, इन सबको मिला के हमारा बनता है फाउंडेशनल स्टेज। इन 2 पार्ट, 3 साल का प्री प्राइमरी और 2 साल का प्राइमरी। नेक्स्ट है आपका मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में क्या होगा, 6 से लेके 8 तक के बच्चे होते हैं, जो 11 साल से लेके 14 साल तक के आयु वर्ग के होते हैं। इन दोनों के बीच में, फाउंडेशनल और मिडिल के बीच में एक लेवल आता है जिसको मैंने छोड़ दिया, वो है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज में क्या होता है, क्लास 3 से लेके 5 तक की क्लासेस आती हैं, जिनमें हम एज ग्रुप 8 से लेके 11 तक को कवर करते हैं। और जो लास्ट स्टेज है उसका नाम है सेकेंडरी स्टेज। इसमें 9th क्लास से लेके 12th क्लास के बच्चों को हम इंक्लूड करते हैं, जिनका एज ग्रुप होता है 14 से लेके 18 तक। तो ये 4 स्टेजेस हैं हमारे पास। तो हमारा जो करिकुलम होगा वो भी इस 4 स्टेज के अकॉर्डिंग 4 फॉर्म्स में होगा, यानी 4 स्टेजेस में होगा। तो जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें जो करिकुलम रहेगा वो रहेगा प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। उसमें न कुछ लिखाया जाएगा, न कुछ ज़्यादा उनसे होमवर्क और क्लास वर्क कराया जाएगा। बस उनको उनके जो सिलेबस ऐसा रहेगा कि वो खेल खेल में या फिर वेरियस एक्टिविटीज़ कर करके ही अपने लर्निंग आउटकम्स को अचीव कर लें। सेकेंड लेवल है आपका प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें क्या होगा, इसमें भी बच्चों को प्ले के मौके मिलेंगे, खेलने के मौके मिलेंगे, डिस्कवरी करने का मौका मिलेगा, और उनकी जो पेडागोजिकल जो लर्निंग होगी वो भी एक्टिविटी बेस होगी। बुक्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। अब 3 क्लास से ऑनवर्ड जो है बुक्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगी, बट वो बुक्स बहुत ही लाइट टेक्स्ट बुक रहेंगी, मतलब जो है बहुत ही कम उसमें जो है कंटेंट रहेगा, और मोस्ट ऑफ द कंटेंट वो अभी भी एक्टिविटी बेस ही रहेगा। बट फाउंडेशनल स्टेज में देख लीजिए आप, वहाँ पर कोई भी बुक्स गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं की है। नेक्स्ट आपका आता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में हम 6 से लेके 8th क्लास को कवर करते हैं। अब इनमें जो है सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स या जो भी रेगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, और यहाँ पर आपके सब्जेक्ट टीचर्स भी जो है इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। हिंदी पढ़ाने के लिए हिंदी सब्जेक्ट टीचर, इंग्लिश के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर, फॉर लर्निंग एंड डिस्कशन ऑफ द मोर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट इन ईच सब्जेक्ट, सो दैट अलग अलग सब्जेक्ट की जो है
कंसेप्ट अलग अलग सब्जेक्ट टीचर ही बच्चों को बेहतर समझा सके। नेक्स्ट आपका लेवल है सेकेंडरी और फाइनल लेवल है ये। इसमें क्या होगा, ये 4 इयर्स का होता है, 9th 10th 11th 12th। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी। मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब होता है जैसे ह्यूमैनिटीज़ वाला जो बच्चा रहेगा वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को भी ऑप्ट कर सकता है, और आर्ट वाला जो बच्चा रहेगा वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को भी ऑप्ट कर सकता है। अभी तक इंडिया के अंदर हम लोग क्या होते हैं, 3 मेन जो है हमारे पास स्ट्रीम्स होती हैं, ह्यूमैनिटीज़ है, उसके बाद साइंस स्ट्रीम है, उसके बाद कॉमर्स स्ट्रीम है। बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब सारे स्ट्रीम्स ख़त्म हो गए, अब कोई स्ट्रीम ही नहीं रहेगी। बच्चा जो है एक क्लास का बच्चा माना जाएगा, कोई स्ट्रीम का बच्चा नहीं। हम कभी ये बोल ही नहीं पाएंगे कि हम साइंस साइड से पढ़े हैं, हम जो है आर्ट से पढ़े हैं। ये हम लोग के टाइम पे तो हो गया जैसे भी हो गया। वैसे भी साइंस वालों का इतना जो घमंड था, जो अहम था, उसको तोड़ना, उसको टूटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कर दिया है। ठीक है, तो इसीलिए जो है अब जो है बच्चा साइंस स्ट्रीम का नहीं माना जाएगा, सीधे वो जो है क्लास का बच्चा मानेगा, क्लास 11th क्लास 12th। और उसमें सारे कंबाइंड बच्चे रहेंगे और वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टीचर के पास, सब्जेक्ट टीचर के पास अलग अलग क्लासेस में दे विल गो टू टेक देयर क्लासेस। Building on the subject-oriented pedagogy and greater flexibility and student choice of subjects। अब स्टूडेंट के पास जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शन है सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए। वो पेंटिंग के साथ मैथ्स ले सकता है, वो पॉल साइंस के साथ कॉमर्स ले सकता है, वो फिजिकल एजुकेशन के साथ, वैसे तो ये अभी भी ऑप्शनल मिलते हैं, बट जो है आपको मैथ्स के साथ जो है पीसीबी या सीबीजेड, इसका एक टर्म बना हुआ है ना, मतलब एक सेट बना हुआ है कि ये आपको कंपलसरी लेना ही लेना है, जो अब नहीं होगा। आप एक सब्जेक्ट अपना लो, दूसरा सब्जेक्ट भी अपनी चॉइस का लो, हर सब्जेक्ट आप जो है अपनी चॉइस का ले सकते हो। स्कूल वाले आपके ऊपर थोपेंगे नहीं कि ये सेट ऑफ सब्जेक्ट्स है हमारे पास, आपको यही लेना कंपलसरी है। इन सब चीज़ों से मुक्ति मिली, मुक्ति। Holistic development of learners. To move the education system towards real understanding and towards learning how to learn and away from the culture of rote learning as is largely present today। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सबसे बड़ा एम ये भी है कि बच्चों का जो है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो। अभी क्या हो रहा है, बच्चे जो हैं साल भर पढ़ते नहीं हैं और लास्ट में आके जो है रात भर पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, रात भर पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते हैं और रटते हैं, फॉर्मूलाज को रटते हैं। हमने भी अपने टाइम में कितने सैन थीटा, कॉस थीटा और कॉसेक थीटा क्या क्या चीज़ें लर्न किया, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है वो मैं अप्लाई कहाँ करती हूँ। मुझे जब बायोलॉजी पढ़ना था तो उसके साथ मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री ज़बरदस्ती पढ़नी पड़ी, जिसमें मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे। बायोलॉजी में आई वॉज इंटरेस्टेड बट आई कुड नॉट डू बायोलॉजी विदाउट टेकिंग 2 अदर सब्जेक्ट्स विच आर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो जिन चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है तो उसकी तरफ जो है मेरा रुझान भी नहीं जाएगा। मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, आई वॉज गुड एट डिसेक्शन, आई वॉज गुड एट मेकिंग डायग्राम्स ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स ऑफ वेरियस एनिमल्स एंड ह्यूमन एनाटॉमी। तो बट मुझे जो है इसके साथ बाकी सब्जेक्ट्स को भी ज़बरदस्ती लेना पड़ा, तो जिससे आपको अब मुक्ति मिल जाएगी और आपका जो रटने की प्रक्रिया है वो कम हो जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा समझने पे, अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस रहेगा स्कूल्स का और करिकुलम का। द एम ऑफ एजुकेशन विल नॉट ओनली बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसा कि हम ये तो एक्चुअली हमेशा से जो है जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं वो बोलते ही रहते हैं कि जो एजुकेशन का जो एम होता है वो केवल आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, वो आपका कैरेक्टर भी बिल्ड करे, वो आपको हॉलिस्टिक भी जो है आपका डेवलपमेंट करे, और इसके अलावा ऑल राउंड जो है एक लर्नर का डेवलपमेंट करे, सो दैट वन इज़ वेल इक्विप्ड विद द 21st सेंचुरी स्किल्स। आप लोगों ने 10th 11th से लेकर 12th क्लास तक बच्चों को जो है कंप्यूटर साइंस बढ़ा दिया, और उसके बाद जो है बच्चे को कभी एक लेटर लिखने के लिए बोला गया तो बच्चे को लेटर लिखना नहीं आ रहा है। बच्चे को एक पीपीटी बनाने के लिए बोली गई तो बच्चे को पीपीटी बनानी नहीं आ रही है।
तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम का कोई वर्थ ही नहीं है। ये एजुकेशन सिस्टम यूज़लेस है जिसमें आप केवल उनके रोट वाले पोर्शन पे फोकस कर रहे हो और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ज़ीरो है। रिड्यूस करिकुलम कंटेंट टू इन्हांस एसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। हम लोग जब 10th से लेके 12th क्लास की बुक्स देखते हैं तो उसमें इतने ज़्यादा चैप्टर होते हैं कि टीचर्स जो होते हैं वो भी बच्चों को पढ़ाते थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी ऊपर प्रेशर होता है कि उनको ऑन टाइम अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है और बच्चों के ऊपर भी ये प्रेशर होता है कि उनको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स लिखने ही हैं, वरना अगर बच्चे टीचर्स को बुक नहीं दिखाएंगे, नोटबुक नहीं दिखाएंगे तो उनको ग्रेडिंग नहीं मिलेगी। तो ये फोर्सफुली जो है टीचरों से जो है कंटेंट कवर करवाया जा रहा है। कुछ कंटेंट ऐसा होता है जिसकी ज़रूरत हमको वाक़ई कुछ क्लासेस में नहीं होती, क्योंकि वही चीज़ हम 9th से लेके डिग्री लेवल तक और इनफैक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक भी हम वही चीज़ पढ़ रहे होते हैं। हिस्ट्री में मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं जो मैं 9th में भी पढ़ रही हूँ, 10th में भी पढ़ रही हूँ, 11th में भी पढ़ रही हूँ। इनफैक्ट एमए तक भी मैं हिस्ट्री के वही पोर्शन पढ़ रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को डिवाइड करने की ज़रूरत है। कुछ पोर्शन को आप स्कूल सिस्टम के लिए रख दो, कुछ पोर्शन को आप जो है कॉलेज सिस्टम के लिए रख दो। कंटेंट को कम करो ना, सेम कंटेंट को रिपीट करने के बजाय आप कंटेंट को क्लासेस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दो। तो एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब क्या होगा, सारे क्लासेस का जो कोर्स होगा उसके कंटेंट को कम किया जाएगा, लेसन्स को कम किया जाएगा। केवल वही लेसन जो है इंक्लूड किए जाएंगे जो वाकई उस लेवल में, उस क्लास में बच्चों को सीखने की आवश्यकता है। In each subject to its core essentials to make space for critical thinking and more holistic। हम लोग देखते हैं बुक के पीछे जो लेसन एंड हो जाता है, लेसन एंड के पीछे बहुत सारे जो है एक्टिविटीज़ लिखी रहती हैं जो टीचर्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने बच्चों को या अपनी क्लास को कराएं। पर कितने टीचर वो अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करा पाती हैं? जैसे ही लेसन खत्म होता है टीचर विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट लेसन, क्योंकि उन एक्टिविटी के ऊपर एक नज़र भी नहीं डालते हैं। अदरवाइज वो एक्टिविटी इतनी ज़्यादा साइंटिफिकली डिज़ाइन है कि वो बच्चे की बहुत सारी लर्निंग आउटकम में हेल्प करती हैं। तो अगर कंटेंट कम हो जाता है तो टीचर के पास ये लिबर्टी रह पाएगी कि वो उन एक्टिविटीज़ को भी अपनी क्लास में कंडक्ट कराएं और बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग करने का मौका तो दो। आप एक लेसन से उठा के उसको दूसरे लेसन में पटक रहे हो, इन बिटवीन कोई गैप ही नहीं रख रहे हो। बच्चे की इंक्वायरी को आप जो है मोटिवेट ही नहीं कर रहे हो। बच्चा अगर क्लास में कुछ पूछता है तो आप उसको बिठा देते हो, क्योंकि अगर एक बच्चा पूछेगा तो आपके पास 60 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं। 50 बच्चे उठ के अगर 50 में से 10 बच्चे भी अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपका 40 मिनट का पीरियड तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम बच्चे की इंक्वायरी को डेवलप ही नहीं कर रहे हैं, प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास यानी टीचर्स के पास बहुत सिलेबस है। नेक्स्ट है डिस्कवरी बेस। आप डिस्कवरी तो करो, बच्चे को मौका दो ना डिस्कवरी करने का कि ये ऐसा होता क्यों है। बच्चे क्वेश्चन कब करते हैं? बच्चे क्वेश्चन तभी करते हैं जब उनको कुछ समझ आता है या समझ नहीं आता है। जो बच्चे बिल्कुल ब्लैंक हैं, जिनको लेना देना ही नहीं होता है, केवल वही बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन ही नहीं करते हैं। इसलिए बच्चों की क्वेश्चन करने की एबिलिटी को डेवलप करो, उसको प्रेज करो, उसको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों को डिस्कशन करने के लिए मौका देना चाहिए। एंड एनालिसिस बेस्ड लर्निंग, एनालिसिस जो होती है वो हायर ऑर्डर थिंकिंग का एक कंटेंट है। बच्चे को एनालिसिस करना भी आना चाहिए। टीचिंग एंड लर्निंग विल बी कंडक्टेड इन अ मोर इंटरेक्टिव मैनर, क्वेश्चंस विल बी इनकरेज्ड। अब इंटरेक्टिव क्या होता है? जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है बच्चे उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, टीचर एक तरफा बुक हाथ में लेके बिगनिंग से लेके एंड तक समाप्त कर देता है। उसके बाद बोर्ड में क्वेश्चन आंसर लिखे जाते हैं, बच्चा उनको उतार के खत्म कर देता है और 40 मिनट्स का आपका पीरियड खत्म और आपकी क्लास भी खत्म, आपका पीरियड भी खत्म। ये इंटरेक्टिव क्लास नहीं है।
इंटरेक्टिव क्लास ये होती है, टीचर ने बुक हाथ में ली और किसी भी रैंडमली बच्चे को जो है पढ़ाने के लिए उठाया। बच्चे ने एक पैराग्राफ पढ़ा, उसके बाद उसका जो एक्सप्लेनेशन है, जिस किसी बच्चे को आता है उस बच्चे को खड़ा किया, एक्सप्लेनेशन बच्चे के थ्रू ही क्लास में करवाया। एक्सप्लेनेशन कराने के बाद फिर जो है बच्चों के अंदर क्वेश्चन अराइज कराओ, बच्चों से जो है एमसीक्यूज बनाने के लिए बोलो, उसमें से पैराग्राफ में से क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए बोलो, और बच्चे अपने क्वेश्चंस टीचर्स को बताएं या एक दूसरे स्टूडेंट से पूछें और बच्चे ही उसका आंसर दें। तो ये होगी आपकी इंटरेक्टिव क्लास। और टीचर का क्या रोल होगा, जहाँ पर डाउट हो टीचर उसको क्लियर करे, और बच्चे का कंसेप्ट जहाँ पर गलत है टीचर उसको सही करे। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, in all stages experiential learning will be adopted इंक्लूडिंग हैंड्स ऑन लर्निंग। बच्चा सबसे अच्छा कब करता है, जब वो खुद करके सीखता है। आप बच्चे को पढ़ाओ, बच्चा भूल जाता है, ठीक है, पर आप बच्चे को खुद पढ़ने दो, खुद करने दो, तो बच्चा उसको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए याद रखता है। जब बच्चा खुद एक्सपीरियंस लेता है, सपोज आपने उसको बताया मधुमक्खी के छत्ते के बारे में बताया, ठीक है, आपने, और बोला मधुमक्खी जो होती है छत्ते के अंदर अपना शहद बनाती है और ऐसी दिखती है वैसी दिखती है, छत्ता ऐसा होता है, पेड़ों में होता है। आपने बच्चे को डायग्राम बनाने के लिए बोल दिया, बच्चे ने बहुत सुंदर डायग्राम बना दिया और बच्चे ने आंसर्स भी बहुत अच्छे से रट के लिख लिए। तो इससे बच्चा क्या होता है, जो भी लर्न करेगा वो, चलो 1 साल के लिए उसने लर्न कर लिया तो उतना ही इनफ होता है उसके लिए। अब आप क्या करो, बच्चे को जो है जहाँ पर भी आसपास में छत्ता लगाओ उस पेड़ के नीचे ले जाओ, और हो सकता है अगर कभी कभी आपको गिरा हुआ छत्ता भी मिल जाता है, या फिर पेड़ों के बहुत नीचे भी जो होते हैं छत्ते मिल जाते हैं आपको, थोड़ा सा जो है आप सिक्योरिटी से ले जाओ, बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए ले जाओ। तो बच्चों को छत्ता दिखाओ, तो जब बच्चे खुद लाइव वहाँ पर जाके छत्ता देखेंगे, छत्ते के अंदर छोटे छोटे होल्स देखेंगे, होल्स में से बीज को आते हुए, बीज को जाते हुए, और छत्ते की शेप देखेंगे, और देखेंगे छत्ता एक्चुअली बनता कहाँ पर है ना, पेड़ के स्टेम पे, रूट पे, कहाँ पे लगा रहता है छत्ता। तो जब ये खुद जाके बच्चे देखेंगे तो जो इस प्रकार से सीखा हुआ जो उसका लर्निंग है वो लाइफ टाइम याद रखेगा। तो इस प्रकार से बच्चों को हैंड्स ऑन लर्निंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ टीचर्स ने और स्कूल्स ने प्रोवाइड करनी चाहिए। आर्ट्स इंटीग्रेटेड एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन, बच्चों को जो है आर्ट से रिलेटेड एजुकेशन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एजुकेशन भी दिलाया जाएगा। स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी, स्टोरी टेलिंग केवल जो है एक टाइम पास पेडागोजी नहीं है, स्टोरी टेलिंग एक्चुअली बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली डेवलप एक पेडागोजी है। इसमें बच्चा जो है, जो वाकई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग वाला होता है, वही बच्चा स्टोरी टेल कर सकता है। स्टोरी टेलिंग के साथ साथ बच्चे के हाव भाव भी उसके बॉडी को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, और उसकी मेंटल एबिलिटी देखो स्टोरी बनाने में, उसने पॉजिटिव स्टोरी बनाई है, नेगेटिव स्टोरी बनाई है, स्टोरी बनाते बनाते वो कितनी डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करने में कैपेबल है। ये सब भी एक बहुत अच्छी पेडागोजी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एम्पावर स्टूडेंट्स थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स चॉइसेस। अब कोर्स की चॉइसेस हैं, उसमें आप बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी मुहैया कराओ। हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। स्टूडेंट्स विल बी गिवन इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स टू स्टडी, पर्टिकुलरली इन सेकेंडरी स्कूल। जितने भी सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं वो हमको 9th क्लास ऑनवर्ड्स ही करने पड़ते हैं। तो वहाँ पर स्टूडेंट को पूरी फ्रीडम दे दो कि उसको जौन सा सब्जेक्ट, जौन से सब्जेक्ट के साथ मैच करके पढ़ना है वो कर सकता है। इंक्लूडिंग सब्जेक्ट्स इन फिजिकल एजुकेशन, द आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड वोकेशनल स्किल्स। There will be no hard separation among curricular, extracurricular, co-curricular, arts, humanities, science, vocational, academic streams. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ये सबसे बड़ी खूबी है कि अब जो है स्ट्रीम के अकॉर्डिंग हम सेकेंडरी क्लासेस को डिवाइड नहीं करेंगे। सिर्फ एक ही चॉइस होगी और सिर्फ एक ही क्लास होगी आपके पास, और अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप कोई सा भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो।
मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एजुकेशन पॉलिसी का। इट इज़ वेल अंडरस्टूड दैट यंग चिल्ड्रन लर्न एंड ग्रैस्प नॉन ट्रिवल concepts more quickly in their home language or in their mother tongue। हम लोग के ऊपर, हम इंडियन लोग हैं, हमको हिंदी जो है बहुत अच्छे से हम वेल वर्स्ड हैं। जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं, अगर आप लोग नॉर्थ इंडियन नहीं है, साउथ इंडियन है, तो आप लोग भी जो है अपनी मदर टंग में बहुत अच्छे से वेल वर्स्ड है। बट जब हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो हम बच्चे को थोपते रहते हैं, स्पीक इन इंग्लिश, राइट इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, राइट इन इंग्लिश, इवन थिंक इन इंग्लिश। तो इतना हम उसको प्रेशराइज कर जाते हैं कि बच्चा वाकई कभी कभी टैलेंटेड होता है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लेस नॉलेज इन इंग्लिश लैंग्वेज ही डजंट कम फॉरवर्ड। वो आगे आने में वो आगे आने में हिचकिचाता है। उसको लगता है अगर वो इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाएगा तो पूरी क्लास में जो है वो एक मॉक बन के रह जाएगा, लोगों के लिए एक मजाक बन के रह जाएगा। तो इस हीन भावना के कारण भी जो है बहुत सारे बच्चे हमारे अपना बेस्ट आउटपुट दे ही नहीं पाते। जब हम क्लासेस में बच्चों को ऐसे लिखने के लिए बोलते हैं और जब हिंदी में ऐसे लिखने के लिए बोलते हैं, हालांकि वो मात्राओं की गलती करते हैं, बट जो उनके कंसेप्ट्स निकल के आते हैं इतने चौंकाने वाले, इतने इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स होते हैं कि उनको पढ़ के मज़ा आ जाता है। बट सेम ऐसे अगर आप उनको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ने लिखने के लिए बोलते हो तो उनके पास गिने चुने 4-5 वर्ड्स होते हैं, उन्हीं वर्ड्स को रिपीट कर करके वो एक पेज भर देते हैं। तो इसका मतलब जो है उनके पास थिंकिंग की कमी नहीं है, उनके पास शब्दों के ज्ञान की कमी है। वो इसलिए क्योंकि हम उनको एक दूसरी लैंग्वेज थोप रहे हैं जो उनकी अपनी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो अब ये रिस्ट्रिक्शन भी खत्म हो जाएगा, बच्चों के पास चॉइस रहेगी कि वो अपना कोर्स कौन से लैंग्वेज में पढ़ सकता है। हिंदी में कंफर्टेबल हो, हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में पढ़ो, या अपनी मदर टंग उड़िया, नेपाली, बंगाली, गढ़वाली, पंजाबी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में पढ़ो। और कोई टीचर, कोई मैनेजमेंट, कोई बोर्ड आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता इंग्लिश में बोलने के लिए, लिखने के लिए और अपने सब्जेक्ट चूज करने के लिए। तो हम बाकी लैंग्वेजेस को इतना फ्लोरिश बनाए ना, इतना डेवलप बनाए कि लोग जो हैं हमारी लैंग्वेज पढ़ने के लिए तड़पें। वाई शुड वी इंस्टेड ऑफ यूजिंग आवर ओन लैंग्वेज गो एंड चूज देयर लैंग्वेज? द पीपल फ्रॉम अदर कंट्री दे शुड कम एंड दे शुड अडॉप्ट आर लैंग्वेज। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है, तो हम इंग्लिश तो सीखें ही सीखें, क्योंकि एक एडिशनल और जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखना हमेशा बेनिफिशियल होता है। बट इसके साथ साथ हम बाकी लैंग्वेजेस को क्यों दबा रहे हैं? हम बच्चों को ये क्यों बोलते हैं कि हिंदी में नहीं बोलना है, अपनी मदर टंग में नहीं बोलना है? अपनी मदर टंग में भी बोलो, आप इंग्लिश में भी बोलो, आप अपनी नेशनल लैंग्वेज में भी बोलो। तो अब बच्चे के पास कम से कम 3 ऑप्शन है कि वो अपने 3 लैंग्वेजेस में अपने कोर्स को ऑप्ट कर सकता है, मतलब अपने कोर्स को कैरी कर सकता है। Wherever possible, the medium of instruction until at least grade 5, but preferably till grade 8 and beyond will be the home language, mother tongue, local language या regional language। ये देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने। कम से कम क्लास 8 तक बच्चे को जो करिकुलम पढ़ने का और जो बुक्स पढ़ने की जो छूट है वो दी गई है। किस में? या तो वो अपने होम लैंग्वेज में पढ़े, मदर टंग में पढ़े, लोकल लैंग्वेज में पढ़े, रीजनल लैंग्वेज में पढ़े, किसी भी लैंग्वेज में पढ़े, वो स्कूल का हेडेक नहीं होना चाहिए। वो बच्चा डिसाइड करेगा कि बच्चे को कौन से लैंग्वेज में पढ़ना है। और क्लास 8 के बाद द होम और लोकल लैंग्वेज शेल कंटिन्यू टू बी टॉट एज अ लैंग्वेज वेर एवर पॉसिबल। दिस विल बी फॉलोड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स। ये प्राइवेट स्कूलों के लिए एक अवेकनिंग है कि वो लोग समझ लें कि वो लोग जो इतनी मोटी मोटी फीस ले रहे हैं बच्चों से ओनली ऑन द नेम ऑफ मेकिंग देयर चिल्ड्रन वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, हम आपके बच्चे को बिल्कुल अंग्रेज बना देंगे, टॉम एल्टर बना देंगे, उसके नाम पे जो इतनी मोटी फीस ले रहे हैं वो उनका कमाई का जरिया बंद होने वाला है, क्योंकि बच्चों के पास 3 लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन है।
In cases where home language and mother tongue textbooks material is not available, the language of transaction between teachers and students will still remain the home language, mother tongue wherever possible. Suppose करो कोई ट्राइबल एरिया है और ऐसी ट्राइबल एरिया है जिनको हिंदी भी नहीं पता है। सपोज करो हम लोग महाराष्ट्र का केस लेते हैं, सॉरी मध्य प्रदेश का केस लेते हैं। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा ट्राइबल एरियाज़ हैं, तो वहाँ के जो जंगलों के अंदर कोई ट्राइब है जिनकी खुद की अपनी एक लैंग्वेज है, ठीक है, बट उस लैंग्वेज में तो जो है टेक्स्ट बुक को पब्लिश करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। उनको कम से कम जो है, जो मध्य प्रदेश की जो रीजनल लैंग्वेज है, वैसे तो हिंदी है, हिंदी तो हल्की सी आनी चाहिए, पर ट्राइबल लोग जो होते हैं अपने एरिया से बाहर बहुत कम ही जाते हैं, तो उनको हिंदी लैंग्वेज भी नहीं आती। तो ऐसे केसेस में भी गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि जब टीचर और बच्चा आपस में इंटरेक्ट करेंगे और पढ़ेंगे, तब जो है उनकी लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ेंगे। भले ही आप लिखने का काम जो है ना, रीडिंग करने का काम हिंदी में कर ले, हिंदी क्योंकि सेकंड लैंग्वेज हो गई मध्य प्रदेश की, बट जो बात करने का और पढ़ाने का जो फर्स्ट जो मोड ऑफ इंटरेक्शन होगा, वो टीचर का और स्टूडेंट का लोकल लैंग्वेज, यानी उस ट्राइबल एरिया का जो भी लैंग्वेज है वही लैंग्वेज रहेगा। तो देखिए कितनी बढ़िया लिबर्टी दी है गवर्नमेंट ने। टीचर्स विल बी इनकरेज्ड टू यूज अ बायलिंगुअल अप्रोच। अभी तक स्कूलों में क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है वो टीचर के ऊपर डंडा लेके खड़ा रहता है कि यू हैव टू स्पीक एंड टीच इन इंग्लिश ऑल द टाइम। तो ये अब डंडा जो है टीचर्स के ऊपर से ख़त्म हो जाएगा, बच्चों के ऊपर से भी ये प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। और टीचर जो है बायलिंगुअल में, अगर वो हिंदी और इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो दोनों लैंग्वेजेस को यूज़ करके वो अपने क्लास में पढ़ा सकती है। अगर वो इंग्लिश और पंजाबी में कंफर्टेबल है तो वो दोनों लैंग्वेजेस को यूज़ करके उस बायलिंगुअल अप्रोच से बच्चों को पढ़ा सकती है। द थ्री लैंग्वेज फार्मूला, तो इसी को हमने थ्री लैंग्वेज फार्मूला बोल रखा है, विल कंटिन्यू टू बी इम्प्लीमेंटेड वाइल कीपिंग इन माइंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल एंड रीजन एंड द यूनियन एंड द नीड टू प्रमोट मल्टीलैंग्वेज एज टू प्रमोट नेशनल यूनिटी। तो ये जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, एक लैंग्वेज तो आप जो है जो नेशनल लेवल पे बोली जाती है वो लैंग्वेज आपको पढ़नी होगी। दूसरी आप अपनी मदर टंग कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तीसरी कोई भी ऐसी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो जो आपके मदर टंग से बाहर की लैंग्वेज है। एटलीस्ट टू ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस आर नेटिव टू इंडिया। जो थ्री लैंग्वेज वाला फॉर्मूला है उसमें क्या बात है कि जो तीन में से जो दो लैंग्वेजेस होंगी वो तो इंडिया की ही होंगी। भले वो उड़िया हो या हिंदी हो, पंजाबी हो या हिंदी हो, खासी हो या हिंदी हो, मराठी हो या फिर उड़िया हो, किसी भी चीज़ का आप जो है कॉम्बिनेशन बना लीजिए, पर वो इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, दो लैंग्वेज। In particular, students who wish to change one or more of the three languages they are studying may do so in grade 6 or 7। बट जो थर्ड लैंग्वेज है वो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। इंडिया से बाहर के आप फ्रेंच सीख सकते हो, आप जर्मन सीख सकते हो, आप इंग्लिश सीख सकते हो। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि इंग्लिश हट गई है, तो इंग्लिश भी जो है हमने कंटिन्यू रखी हुई है। इंग्लिश भी वन मोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन रहेगा, बट उसके अलावा दो एडेड एडवांटेज मिल गए ना आपको, एक के साथ दो फ्री मिल गए हैं, है ना। इंग्लिश के साथ आपको दो और लैंग्वेज आप जो है ऑप्ट कर सकते हो। हर किसी की हिंदी लैंग्वेज में जो है अच्छी पकड़ होती है नॉर्थ इंडियंस की, तो हम इंग्लिश के साथ हिंदी यूज़ कर सकते हैं। और इंग्लिश और हिंदी के अलावा अगर तीसरी लैंग्वेज, अगर सपोज मुझे कुछ चूज़ करना है, अगर सपोज मैं उत्तराखंड की हूँ, मुझे गढ़वाली और कुमाऊनी लैंग्वेज चाहिए, तो मैं थर्ड लैंग्वेज अपनी गढ़वाली या कुमाऊनी चूज़ करूँगी, सो दैट जो है मुझे अपनी कम से कम होम लैंग्वेज तो बोलनी आ सके। जब मैं अपने गाँव जाऊँ तो मैं अपने जो है गाँव के फ्रेंड्स के साथ उन्हीं के लैंग्वेज में बात कर सकूँ। ये तो मेरे लिए एक एडेड एडवांटेज है ना कि मैं तीन तीन लैंग्वेज सीख रही हूँ। कितनी कंट्रीज़ हैं जो इतनी लैंग्वेज जानती हैं। देखो अमेरिकन लोग बस इंग्लिश जानते हैं, है ना, और चाइनीज़ लोग बस चाइनीज़ जानते हैं, जापानीज़ लोगों को बस जापानीज़ आती है। बट हम इंडियन लोग कितने रिच हैं इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। हिंदी बोल लेते हैं, इंग्लिश बोल लेते हैं, पंजाबी गाने भी सुन भी लेते हैं, थोड़ा बहुत समझ भी लेते हैं, भोजपुरी समझ लेते हैं, है ना। तो ये तो हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, बच्चे एटलीस्ट 7 लैंग्वेजेस को लर्न करने की एबिलिटी रखते हैं। तो दो लैंग्वेज इंडियन
और एक लैंग्वेज, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आप जो है स्कूल में ऑप्ट कर सकते हो। और अगर आपको दो में से अ, कोई लैंग्वेज चेंज करनी है तो वो आप 6 और 7 के बाद लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। सपोज कीजिए आपने जो है 7th क्लास तक हिंदी में पढ़ा, ठीक है, फिर उसके बाद आप 7th क्लास के बाद आप चाहते हो कि आप आगे क्लासेस जो हैं नहीं, सपोज कीजिए आपने जो है 6-7th क्लासेस तक अपने रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश में पढ़ा, या सॉरी पंजाबी में पढ़ा, पर आप चाह रहे हो कि आगे की जो आपकी स्कूलिंग हो वो या तो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो, तो आप ये भी कर सकते हो, बट क्लास 6 और 7th के बाद। Sanskrit will be offered at all levels of school and higher education as an important enriching option for students, including as an option in the three language formula. तो संस्कृत को भी 3 लैंग्वेज फार्मूला में इंक्लूड किया गया। सपोज आप हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज आपने चूज कर ली, तीसरी लैंग्वेज आपकी कोई मदर टंग ही नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है आपको मदर टंग, तो आप संस्कृत सीख सकते हो। संस्कृत कितनी रिच लैंग्वेज है, तो आप थर्ड ऑप्शन के रूप में संस्कृत चूज कर सकते हो। In addition to high quality offerings in Indian language and English as a foreign languages such as Korean, Japanese, Thai, French, Spanish, Portuguese and Russian will also be offered at the secondary level. तो ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो एजुकेशन पॉलिसी के तहत इंडियन स्कूलों में पढ़ाने का प्रावधान है, प्लानिंग की गई है। तो इन लैंग्वेजेस में कोई भी आप थर्ड फॉरेन लैंग्वेज चूज कर सकते हो। The teaching of all languages will be enhanced through innovative and experiential methods, including through gamifications and apps, by weaving in the cultural aspects of the languages such as films, theater, storytelling, poetry and music. तो जो ये लैंग्वेज सिखाने का जो तरीका है, इसको यूज़ करने के लिए इसको क्लासेस में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे टीचर, उसके लिए जो है जो वेरियस ऐप्स होते हैं जिसमें आप जो है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी टू मराठी ट्रांसलेशन आते हैं, उन ऐप्स का भी यूज़ कर सकते हैं बच्चे। या फिर बहुत सारी मूवीज़ होती हैं रीजनल लैंग्वेजेस में, उन मूवीज़ को भी जो है आप क्लासरूम में दिखा सकते हैं। इसके अलावा म्यूज़िक आप बच्चों को सुना सकते हैं, और पोइट्री जो बच्चों को पढ़ने के लिए बोल सकते हैं। रीजनल लैंग्वेजेस की जो स्टोरी बुक्स होती हैं उनको भी पढ़ने के लिए बोल सकते हैं। आप देखिए हम लोग कितने गाने, पंजाबी गाने तो है ना, केवल इंटरनेट और यूट्यूब को और केबल को देख देख के सीख गए। हम लोग पंजाबी नहीं है मोस्टली, कितने स्टूडेंट्स होंगे, कितने लोग होंगे जो पंजाबी नहीं है, बट फिर भी जो है पंजाबी गाने सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, सीखते हैं। वो किसका इन्फ्लुएंस है? वो म्यूज़िक का इन्फ्लुएंस है। तो म्यूज़िक के थ्रू भी आप बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख सकते हो। Multilingualism and the power of language. इंडियन साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज किसके लिए होता है? वो जो होता है डेफ एंड डम्ब होते हैं, उनके लिए होता है, उनके लिए साइन लैंग्वेजेस होती हैं। वो ऑल ओवर इंडिया स्टैंडर्डाइज की जाएगी। अभी तक क्या हो रहा है, हर स्कूल का अलग अलग साइन लैंग्वेज होता होगा, तो उसके लिए अब पूरे ऑल ओवर इंडिया में सारे जितने भी ISL वाले स्कूल्स हैं उनके लिए एक कॉमन जो है साइन लैंग्वेज उसको डेवलप किया जाएगा, और उसके बाद उनको वेरियस स्कूल में वो लैंग्वेजेस भेजे जाएंगे, सो दैट सारे इंडिया के अंदर साइन लैंग्वेजेस में सिमिलैरिटी हो। Curricular integration of essential subjects, skills and capacities. Every student will take a fun course during grade 6 to 8. 6 to 8 में फन कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका मतलब है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ अ सैम्पलिंग ऑफ इम्पोर्टेंट वोकेशनल क्राफ्ट्स। 6 to 8 में बच्चों को चॉइस दे रखी है, वो कोई ना कोई एक क्राफ्ट सब्जेक्ट को चूज करेंगे, such as carpentry, electric work, metal work, gardening, pottery, etc. ये एटसेट्रा का मतलब है और भी बहुत सारे होंगे, बट अभी हम आपको इतने ही बता रहे हैं। एज डिसाइडेड बाय स्टेट्स एंड लोकल कम्युनिटीज़ एंड एज मैप्ड बाय लोकल स्किलिंग नीड्स। सपोज कीजिए अगर आप जो है अलीगढ़ में बैठे हैं, तो अलीगढ़ में हो सकता है फर्नीचर का काम बहुत अच्छे से होता है, तो हो सकता है वहाँ के स्कूलों में कारपेंट्री को इंट्रोड्यूस कराया जाता हो। बट अगर आप कश्मीर में बैठे हैं तो कश्मीर में कारपेंट्री कम होती है, वहाँ पर जो है एम्ब्रॉयड्री का और वीविंग का काम ज़्यादा होता है, तो वहाँ के स्कूलों में एम्ब्रॉयड्री बच्चों को इंट्रोड्यूस कराई जाए। ऐसे ही अगर हम
मध्य प्रदेश में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो वहाँ हैंडीक्राफ्ट का काम ज़्यादा होता है, तो वहाँ के स्कूलों में इलेक्ट्रिक का काम ना करा के वहाँ हैंडीक्राफ्ट का काम ज़्यादा कराया जाए। तो जिस स्टेट में जिस भी क्राफ्ट का, जिस भी स्किल का ज़्यादा डोमिनेशन है, उसी स्किल को वहाँ के स्कूलों में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और ये 6 टू 8 हर बच्चे को लेना कंपल्सरी होगा। तो ये फन लर्निंग हो जाएगी आपके लिए, स्कूल के बोरियत जो है मॉड्यूल से उठ के आप जो है अपने लाइफ में कुछ एडिशनल भी सीख पाओगे, सो दैट 12th के बाद अगर आप जो है अपना इंडस्ट्री, अपनी छोटी मोटी जो है कोई फैक्ट्री इस स्किल के ऊपर खोलना चाहो तो आपको ज़्यादा हेजिटेट या फिर इधर उधर जो है दोबारा से सीखने की ज़रूरत ना पड़े। All students will participate in a 10-day bagless period, sometimes during grade 6 to 8। अब देखिए क्लास 6 से लेके 8 में हर साल एक 10 डेज का बैगलेस पीरियड होगा, मतलब बैगलेस उसको समझ लें एक मॉड्यूल होगा। तो कितनी अच्छी बात है, आप लोग तो ऐसे टाइम पे पैदा हुए हो जो बहुत ही अच्छी जो है एक एजुकेशन पॉलिसी आप लोग के लेके ले आई है, चेयरफुल पॉलिसी। बिना बैग लिए स्कूल जा रहे हो आप, सोचो, है ना। तो ये एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पर आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी विथ लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स, या तो स्कूल में या फिर उन एक्सपर्ट्स के फैक्ट्री में जाके या उनके वर्कशॉप में जाके आपको इंटर्नशिप 6 या 7 घंटे की, जितना टाइम आप स्कूल में स्पेंड करते हो उतना टाइम उनके वर्कशॉप में जाके आपको स्पेंड करना पड़ेगा। इंटर्नशिप क्या होती है बेटा? इंटर्नशिप का मतलब होता है, सपोज आपने कुछ चीज़ें थ्योरेटिकली स्कूल में पढ़ ली, जैसे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर जो 5 साल की पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद जो है वो 2 या 1 साल के लिए किसी ऑलरेडी जो क्वालिफाइड डॉक्टर है जो प्रैक्टिस कर रहा है उसके साथ में बैठ के उसको असिस्ट करते हैं और देखते हैं कि जो ऑलरेडी जो पुराना वाला डॉक्टर है वो कैसे मरीजों का ट्रीटमेंट करता है। तो 2 साल में या 1 साल में वो ये चीज़ें सीखते हैं और इसी सीखने वाले पीरियड को हम इंटर्नशिप कर बोलते हैं। तो ऐसे ही जो आपने कारपेंट्री स्कूल में सीख ली है थ्योरी, या जो आपने जो है पॉटरी स्कूल में सीख ली है, अब उसको आपने प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बिना प्रैक्टिस किए तो आप कभी भी एक्सपर्ट नहीं बन सकते। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आप 10 दिन जो है उस एक्सपर्ट के वर्कशॉप में जाओगे और वहाँ पे ये सारी चीज़ें सुबह से लेके शाम तक खुद बन भी बनाओगे, सीखोगे, ठीक है? और ये सब चीज़ें आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। Similar internship opportunities to learn vocational subjects may be made available to students throughout grade 6 to 12 including holiday periods। और ऐसे ही वोकेशनल सब्जेक्ट्स क्लास 6 से लेके 12 तक के बच्चों को भी प्रोवाइड किया जाएगा। वोकेशनल का मतलब होता है ऐसे सब्जेक्ट जो आपके मेन सब्जेक्ट से डिफरेंट है। Children will be given periodic exposure to activities outside schools through visits to places, monuments of historical, cultural, and tourist importance, meeting local artists and craftsmen, and visit higher educational institution in their villages, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों को एक्टिविटी टूर में या फिर एजुकेशनल टूर में भी किसी न किसी हिस्टोरिकल प्लेसेस में या फिर जो लोकली जो भी अवेलेबल मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें ले जाना कंपलसरी है। आप बच्चे को ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हो, आप बच्चे को मीनार के बारे में पढ़ा रहे हो, आप बच्चे को पोस्ट ऑफिस के बारे में, बैंक के बारे में पढ़ा रहे हो, बट जब आप उनको जो है प्रैक्टिकली उस प्लेस पे ले जाते हो तो बच्चा जो है उनके वर्किंग के बारे में ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है। तो इसी को ध्यान में रख के बच्चों के लिए पीरियोडिक एक्सपोजर टू एक्टिविटीज आउटसाइड स्कूल्स थ्रू विजिट्स भी जो है प्लान किया गया है। National Curriculum Framework for School Education NCFSC, the formulation of a new and comprehensive national curricular framework for school education will be undertaken by the NCRT। और ये हर 5 से 10 साल में अपडेटेड होगा। जैसे सपोज अभी हमारी बुक्स होती हैं तो ये भी आपकी 5-5 और 10-10 साल में रिवाइज होती रहती है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी चीज़ें जो अपडेट्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, और अगर बुक्स में हम अपडेट नहीं करेंगे तो हम पुरानी इन्फॉर्मेशन ही पढ़ते रहेंगे। हमने जब अपने स्कूल में पढ़ा था तो उस समय क्या था, तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी।
उसके बाद तिब्बत को चाइना ने ग्रैब कर लिया, तो अब तिब्बत जो है चाइना की ऑक्यूपेंसी के अंडर है और तिब्बत को इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें बुक्स में भी चेंज करनी ज़रूरी होती है, वरना अगर पुरानी बुक्स लगी रहती तो क्या होता, हम तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट कंट्री ही मानते रहते। ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट। अब असेसमेंट यानी एग्जामिनेशन में क्या चेंज किए जाएंगे। अब देखिए एग्जामिनेशन में क्या चेंज किए जाएंगे। शिफ्ट फ्रॉम वन दैट इज समेटिव। समेटिव मैंने आपको पहले बताया, जो पेन ऑन पेपर वाला एग्जाम होता है उसको हम समेटिव बोलते हैं। एंड प्राइमरीली टेस्ट रोट मेमोराइजेशन स्किल टू वन दैट इज मोर रेगुलर एंड फॉर्मेटिव। अब जो है रोट वाले एग्जामिनेशन से अब हम ज़्यादा मोर फॉर्मेटिव एग्जामिनेशन में आ जाएंगे, जिसमें क्या होगा, बच्चों की लर्निंग को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, बच्चे के डेवलपमेंट को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा और उसके हायर थिंकिंग ऑर्डर स्किल को भी प्रमोट किया जाएगा। सच एज जैसे बच्चा कितने अच्छे से एनालिसिस कर लेता है, कितने अच्छे क्वेश्चन कर सकता है, कितने अच्छे डिस्कशन के टाइम पे आंसर दे पाता है, या फिर कितने अच्छे से उसके कंसेप्ट्स क्लियर है, तो इन सब का असेसमेंट किया जाएगा। The progress card of all students for school-based assessment which is communicated by school to parents। जो प्रोग्रेस कार्ड होता है, जैसे आपको ये दिख रहा है, हर किसी स्टूडेंट को एग्ज़ाम के एंड में एक प्रोग्रेस कार्ड मिलता है। इसको भी रीडिज़ाइन किया जाएगा हर स्टेट और यूटी का, बट इसका जो गाइडेंस रहेगा वो नेशनल असेसमेंट सेंटर एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही लेके इनके प्रोग्रेस कार्ड जो है डिज़ाइन होंगे। द प्रोग्रेस कार्ड विल बी होलिस्टिक 360 डिग्री। हॉलिस्टिक का मतलब होता है ऑल राउंड, और 360 डिग्री का मतलब होता है सारे डिग्रीज कवर कर लेना। ऐसा नहीं कि केवल 90 डिग्री कवर करना, बल्कि पूरा गोलाई कवर कर लेना, बच्चे के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लेना। मल्टी डायमेंशनल मतलब बच्चे का हर डायमेंशन, स्पोर्ट्स में कैसा है, आर्ट में कैसा है, पढ़ने में कैसा है, डिस्कशन में कैसा है, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसा है, टीचर्स के साथ कैसा है, ये सारे असेसमेंट, ये सारे एस्पेक्ट्स उस रिपोर्ट कार्ड में दिखाई जाएंगी। इट विल इंक्लूड सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट ऑल्सो। अभी तक देखिए हम लोग रिपोर्ट कार्ड में खुद के बारे में कहाँ लिखते हैं। अगर हमको अपने बारे में अच्छी बात लिखनी है तो रिपोर्ट कार्ड में हमको लिखने का कभी मौका नहीं मिलता है। बट अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपकी रिपोर्ट कार्ड में बच्चा खुद भी लिखेगा, और पीयर असेसमेंट जो उसके फ्रेंड्स होंगे वो भी उसके बारे में लिखेंगे। एंड प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड इन अ प्रोजेक्ट बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। और जो है बच्चे ने पूरे साल भर में कितना प्रोग्रेस किया है उस सब का भी जो है ग्राफ और डेटा आपके प्रोग्रेस कार्ड में शो होगा। क्विजेस में कितना भाग लिया, रोल प्लेज में उसने कैसा किया, ग्रुप वर्क में जब उसको असाइन करते हैं तो ग्रुप से अलग बैठता है या ग्रुप के साथ मिलजुल के काम करता है या ग्रुप में उछल उछल के काम करता है, और पोर्टफोलियोज अलॉन्ग विथ टीचर्स असेसमेंट। और इसके अलावा टीचर का असेसमेंट तो रहेगा ही रहेगा, accompanied बाय पेरेंट टीचर मीटिंग इन ऑर्डर टू एक्ट पेरेंट्स इन देयर चिल्ड्रंस होलिस्टिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। अब देखिए एज अ पेरेंट्स आप लोगों को भी पीटीएम अटेंड करना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पीटीएम आप अटेंड करते हैं उसकी परसेंटेज आपके बच्चे के प्रोग्रेस कार्ड में उसके प्रोग्रेस कार्ड में मेंशन की जाएगी। तो इससे क्या होगा, चिल्ड्रन के जो प्रोग्रेस होता है, चिल्ड्रन की जो स्कूलिंग होती है उसमें पेरेंट्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, वो अपने बच्चे के लिए कंसर्न रह पाते हैं और एक जिम्मेदारी उसको समझेंगे। The current nature of secondary school examination, including board examination and entrance exams, and the resulting कोचिंग कल्चर ऑफ टुडे। आज के टाइम पे 10th और 12th के जो साइंस वाले बच्चे हैं, अगर वो कोचिंग नहीं ले रहे हैं, ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको जो है टॉप परसेंटेज लाना उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है। तो ये एक फैशन सा भी हो गया है कि फलाना कोचिंग सेंटर में जाओ, वहाँ पर जो है पूरा आपका 2 साल का एक पैकेज बना दिया है। जैसे आप लोग का जो है एक हॉलीडे टूर का पैकेज होता है, आप जो है 50,000 रुपया दो, आपको ये 3-4 गरीब कंट्रीज़ हैं इनमें हम आपको घुमा देंगे। आप 1.5 लाख का पैकेज दो, आपको यूरोपियन कंट्रीज़ लेवल में हम घुमा देंगे। तो ऐसे ही कोचिंग सेंटर वालों ने भी अपनी दुकानें ऐसे ही चला रखी हैं कि वो अगर कम
पैकेज दो तो आपको कम परसेंटेज की गारंटी देते हैं, और अगर आप उनको ज़्यादा का पैकेज दो तो आपको ज़्यादा की गारंटी देते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन सब कोचिंग सेंटर्स में अब ताला मारने वाली है, और इन लोगों को लॉकडाउन में तो वैसे ही इनकी दुकान बंद है, पर उसके अलावा भी अब अपने लिए कोई नया जॉब ढूंढना पड़ेगा। तो अब बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो हैं कम जो हैं डिफ़िकल्ट हो जाएंगे, उनकी डिफ़िकल्टी लेवल को कम कर दिया जाएगा, और बच्चों का जो कोचिंग क्लासेस की तरफ जो रुझान होता है उसको भी तोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर बच्चा जो है केवल स्कूल में पढ़ाई हुई चीज़ों पर ही फोकस कर सके। While the board exams for grade 10th and 12th will be continued, in existing system of board and entrance examination shall be eliminate the need for undertaking coaching classes. अभी फिलहाल के लिए तो जो 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड क्लास एग्जाम्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। वाइल द बोर्ड एग्जाम्स फॉर ग्रेड 10 एंड 12th विल बी कंटिन्यूड, हालांकि अभी 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उनको तो कंटिन्यू रखा जाएगा, बट बहुत जल्दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न में भी बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, जिससे कि बच्चे जो हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए किसी भी कोचिंग क्लास में एनरोलमेंट ना करें। Board exams will be redesigned to encourage holistic development. Students will be able to choose many of the subjects, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, कोई भी सब्जेक्ट्स में अपने बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकता है जिसमें उसको इंटरेस्ट हो, और जो है ये मोर होलिस्टिक बनाया जाएगा, मतलब इसमें जो है उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को और जो है ओवरऑल डेवलपमेंट को एसेस किया जाएगा, ना कि जो है कंटेंट बेस्ड। बोर्ड एग्जाम्स विल बी मेड ईजियर, अब बोर्ड एग्जाम्स को क्लियर करना बहुत बड़ा हवा नहीं होगा, अदरवाइज बच्चों को 10th और 12th का बोर्ड आते ही पसीना आने लग जाता है, उनको लगता है हम पता नहीं क्या देने जा रहे हैं, और पेरेंट्स ने भी इसको ऐसा मैनिपुलेट करके जो है इतना बड़ा इनको अपना स्टैंडर्ड बना लिया है कि बच्चे अगर 90% से कम मार्क्स लेके आते हैं तो पेरेंट्स तो छोड़ो, बच्चे तो छोड़ो, पेरेंट्स ही उसमें सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो इसलिए अब गवर्नमेंट इन एग्ज़ाम्स को बहुत इजी बनाने के उसमें है, सो दैट कोई भी बच्चा जो इन टेस्ट को करता है तो वो उनको इजीली कंप्लीट कर पाए और उनको अच्छे से क्लियर कर पाए, rather than going to the months of coaching and memorization. So any student who has been going to and making a basic effort in the school class will be able to pass and do well in the corresponding subjects board exam without much additional effort. तो ज़्यादा बिना एफर्ट किए आराम से बच्चा जो कोई रेगुलर स्कूल भी जा रहा है तो वो भी इन बोर्ड एग्जाम्स को क्लियर कर सकता है। Boards may have over time also developed further viable models of board exams that reduce pressure and the coaching culture. Some possibilities include, अब बोर्ड में किस प्रकार के चेंजेस होने वाले हैं ये अभी तो क्लियरली पता नहीं है, बट ऐसा माना जा रहा है अ सिस्टम ऑफ एनुअल या सेमेस्टर मॉड्यूल एग्जामिनेशन। अब बोर्ड एग्जामिनेशन जो होगा सेमेस्टर एग्जामिनेशन में चेंज हो जाएगा। अभी इससे पहले कुछ साल पहले तक जो यूनिवर्सिटीज़ होते थे वो भी 1 ईयर एग्ज़ाम कराते थे, मतलब एक साल में एक ही एग्ज़ाम होता था, पर अब सारी यूनिवर्सिटीज़ सेमेस्टर के अकॉर्डिंग चलने लग गई है, मतलब साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही स्कूलों में भी जो है आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे, जिससे क्या होगा एक पूरे स्कूल का जो जो मतलब पूरे क्लास का सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आधा पढ़ो और उसका आधा सेमेस्टर एग्जामिनेशन दो, और उसके बाद आधी जो बुक पढ़ो उसको आप फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम में बैठो। और उसके बाद taken immediately after the corresponding courses is taken in school so that the pressure from exam is better distributed। वो इसलिए किया जा रहा है so that कि बच्चे के पास एक प्रेशर ना हो कि जैसे ही हमारा ईयर ख़त्म होता है वैसे ही हमको बोर्ड क्लासेस के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपीयर होना है। वो हमेशा पहले से प्रिपेयर रहे कि अरे बोर्ड तो ईजी है, हम इसको हाफ ईयरली में भी दे रहे हैं, इसको हम एनुअल में भी देंगे, तो उसको एक ईजी से ले। Board could be offered at two levels, with students doing some of their subjects at the standard level and some at the higher level. And board exams in certain subjects could be redesigned to have two parts, one part of an objective and one part of descriptive। अब देखिए बोर्ड अभी
आप लोग जो क्लास 9th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, इस साल से इंट्रोड्यूस हुआ है। एक स्टैंडर्ड लेवल है, एक हायर लेवल है। सपोज कोई बच्चा मैथ्स ले रहा है और उसको मैथ्स लेके ही ग्रेजुएशन करना है, क्लास 11th और 12th करनी है, तो वो क्या करेगा, वो क्लास 9th में हायर लेवल की मैथ्स लेगा। और कोई बच्चा है जिसको 11th-12th में साइंस पढ़नी नहीं, उसको ग्रेजुएशन में भी कहीं साइंस मैथ्स से कोई उसका पाला ही नहीं पड़ना है, तो वो स्टैंडर्ड मैथ लेगा जो थोड़ा सा कम डिफ़िकल्टी लेवल का होगा। तो ऐसे ही अलग-अलग लेवल के अलग-अलग बोर्ड होंगे, और बोर्ड एग्ज़ामिनेशन को भी 2 टाइप के क्वेश्चन से जो है इनको वो करने की कोशिश की जा रही है। एक क्वेश्चन पेपर जो आपका एमसीक्यू बेस होगा और एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बेस होगा। सॉरी, डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव का मतलब जब आप आंसर अपने मन से सोच के लिखते हैं और लेंदी आंसर लिखते हैं तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। और एमसीक्यू या वन वर्ड वाले आंसर्स वो होते हैं जिनकी आपको आंसर्स की चॉइस दी रहती है। To track progress throughout the school years and not just at the end of grade 10 and 12. All students will take school examinations in grade 3, 5 and 8, which will be conducted by the appropriate authority. अब देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल 10th और 12th में ही एक सिस्टमेटिक बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे। इसके अलावा क्लास 3, 5 और 8 में भी सिमिलर बोर्ड एग्जामिनेशन जैसे एग्जामिनेशन कराए जाएंगे, जो स्कूल लेवल पे बिल्कुल नहीं होंगे, जिनको उस डिस्ट्रिक्ट की या फिर उस स्टेट की जो कोई एजुकेशन अथॉरिटी है उसके गाइडेंस में इन एग्जामिनेशन को कराए जाएंगे, सो दैट बच्चों को पता रहे कि बोर्ड एग्जामिनेशन कंटिन्यूस होते रहते हैं और स्कूल के ऊपर भी शिकंजा कसा रहे कि वो बच्चों को पढ़ाने से परहेज करें, ताकि बच्चों की लर्निंग को चेक किया जाए हर लेवल में। 3rd क्लास तक जो है टीचर या फिर स्कूल ने कितना बच्चों को पढ़ा दिया है, 5 क्लास तक उसकी क्या आउटकम है और 8 क्लास तक क्या आउटकम है। कहीं बच्चे ऐसे ही बिल्कुल बिना कुछ पढ़े ही तो आगे तो नहीं मतलब प्रमोट हो रहे हैं। तो इन सब के ऊपर भी नज़र रखने के लिए अब इन 3 क्लासेस में भी बोर्ड के जैसे सिमिलर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे। For a transformation in the assessment system by the 2022-23, तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है असेसमेंट में, एग्जामिनेशन में, ये 2022 और 23 वाले जो एकेडमिक सेशन है उसमें इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब बहुत दूर नहीं है, क्योंकि जो अभी लोग बच्चे जो हैं बोर्ड के रजिस्ट्रेशन भर चुके हैं, तो हो सकता है वो 21-22 तक अपने बोर्ड के एग्ज़ाम दें, और एक बार ये सारे बच्चे अपने बोर्ड के एग्ज़ाम दे के निपट जाते हैं तो उसके बाद फिर जो है न्यू असेसमेंट पॉलिसी 22 और 23 सेशन से इंट्रोड्यूस कराई जाएगी। और इसके लिए जो गाइडलाइन होंगे वो एनसीईआरटी के द्वारा प्रपोज किए जाएंगे। इसके बाद बीओए भी हैं, इसमें बोर्ड्स ऑफ असेसमेंट भी सेटअप किया जाएगा। और इसके अलावा जो एक न्यू इंस्टीट्यूट बनाने के फिराक में है जो कंट्री, वो है नेशनल असेसमेंट सेंटर। और इस असेसमेंट सेंटर का ये काम होगा कि वो सभी स्कूलों के सभी बोर्ड के लिए एग्जामिनेशन की गाइडलाइन तैयार करें। इट इज़ प्रपोज टू सेट अप अ नेशनल असेसमेंट सेंटर। इसका नाम रखा है परख। परख की भी फुल फॉर्म है, देखिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी होगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में, जिसका ये काम होगा कि वो एग्जामिनेशन के नॉर्म्स को सेट करें। एग्जामिनेशन का नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम कभी कभी कंप्लेन करते हैं जब हम बोर्ड का एग्जामिनेशन देते हैं, इस सब्जेक्ट का पेपर बहुत टफ था, उस सब्जेक्ट का पेपर बहुत ज़्यादा इजी था, इसका पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी था, उसका पेपर बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। तो ये सारे नॉर्म्स को सेट करना, और स्टैंडर्ड क्लास 10th में 10th का ही स्टैंडर्ड पूछा गया या फिर बहुत ज़्यादा हायर स्टैंडर्ड रखा गया या बहुत ज़्यादा लो स्टैंडर्ड था, और गाइडलाइन फॉर स्टूडेंट असेसमेंट और इवैल्यूएशन। और एक बार एग्ज़ाम हो जाता है तो उसका इवैल्यूएशन टीचर्स को कैसे करना है, मार्क्स कैसे देने हैं, ग्रेड कैसे करना है, ये सब कुछ तय करना अब परख का काम होगा, जिसको हम नेशनल असेसमेंट सेंटर भी बोलेंगे।
इसके अलावा इट विल ऑल्सो गाइड द स्टेट अचीवमेंट सर्वे एंड अंडरटेकिंग द नेशनल अचीवमेंट सर्वे, मॉनिटरिंग अचीवमेंट्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स इन द स्टूडेंट्स, स्कूल्स और द कंट्री। इसके अलावा ये सर्वे भी कंडक्ट कराएगा। आपको पता है सर्वे बहुत फ्रूटफुल होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सर्वे कराती हैं, और सर्वे करके ही उनको पता चलता है कि उनके प्रोडक्ट्स में क्या लिमिटेशन है, उनके प्रोडक्ट्स में क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही सोसाइटी में भी जो है बहुत सारे सर्वे होते रहते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सर्वे कराती रहती है। तो ये परख जो इंस्टीट्यूट है ये भी सोसाइटी में अपने सर्वे कराता रहेगा, जिससे उनको पता चल पाए कि उनको जो है असेसमेंट पॉलिसीज़ में और क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। ये टाइम टू टाइम होता रहेगा। परख। This center will also advise school boards regarding new assessment patterns and latest research, promote collaboration between school boards. अब इस परख का क्या काम होगा, ये जितने भी स्कूल बोर्ड्स होंगे उनको अपना एडवाइस देगा, इसके अलावा रिसर्च करता रहेगा और गाइडलाइन फॉर द असेसमेंट, और असेसमेंट के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होते हैं उनको भी ध्यान में रखेगा। The principles for university entrance exams will be similar. The National Testing Agency (NTA) will work to offer a high quality common aptitude test, that is CAT Common Aptitude Test, as well as specialized common subject exams in the sciences, humanities, languages, arts and vocational subjects at least twice every year. Each university will be able to see each student's individual subject portfolio and admit students into their programs बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स। अब देखिए यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी इनका काम थोड़ा ये रहेगा। यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं, जैसे ही कोई स्कूल से पास आउट होता है तो यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस लेने के लिए उसको फिर से या तो अपने परसेंटेज दिखानी पड़ती है, या फिर यूनिवर्सिटीज़ के अपने अपने जो होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। तो अब यूनिवर्सिटीज़ को भी एंट्रेंस एग्ज़ाम से छुट्टी मिलने वाली है। अब क्या करेगी जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये स्कूल लेवल पे ही 2 बार स्कूल में जो है एग्ज़ाम्स कराएँगी, और ये एग्ज़ाम्स साइंस में भी होंगे, आर्ट्स में भी होंगे, लैंग्वेजेस में भी होंगे, वोकेशनल सब्जेक्ट्स में भी होंगे। सपोज़ कोई बच्चा अगर कंप्यूटर हार्डवेयर की फील्ड में जाना चाहता है 12th के बाद, तो वो अपने कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड एग्ज़ाम 2 बार साल में दे सकता है, और इसी रिजल्ट के बेसिस पे जो यूनिवर्सिटी होगी वो उसका स्कोर कार्ड देखेगी और उसका एप्टीट्यूड देखेगी कि वाक़ई ये बच्चा जो है कंप्यूटर हार्डवेयर में जाने के लायक है कि नहीं है। तो ये जो एनटीए के जो साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे, ये एग्ज़ामिनेशन यूनिवर्सिटीज़ को भी हेल्प करेंगे उनके बच्चों को एडमिशन कराने के लिए, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। सपोर्ट फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स विथ स्पेशल टैलेंट। क्लास में देखिए जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उसमें कोई स्लो लर्नर्स होते हैं, कोई एवरेज लर्नर्स होते हैं, और कोई बहुत ज़्यादा गिफ्टेड लर्नर्स होते हैं। वो इतने ज़्यादा गिफ्टेड होते हैं कि उनको जो है अगर आप 20 मिनट का काम देते हैं, बाकी बच्चे 20 या 30 मिनट में करते हैं, तो 5 मिनट में वो काम ख़त्म करके बैठ जाते हैं, या फिर क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, या फिर खुद बोर हो जाते हैं। तो ऐसे गिफ्टेड बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ पेडागोजी डेवलप होनी चाहिए, सो दैट उनका जो इतना अच्छा ब्रेन है वो यूटिलाइज हो सके और उनको भी क्लास में सेटिस्फेक्शन मिल सके। The NCERT and NCTE will develop guidelines for the education of gifted children. अभी तक हमारे एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी जिससे हम गिफ्टेड बच्चों को हैंडल कर सकें। तो अब एनसीईआरटी ऐसी गाइडलाइन बनाएगी जिसमें गिफ्टेड बच्चों के लिए अलग से जो है एक्टिविटीज़ प्लान्ड होंगी, और बीएड प्रोग्राम से वो प्लान एक्टिविटीज़ टीचर्स को पढ़ाई जाएंगी, सो दैट टीचर जब अपनी क्लास में जाएगा तो ऐसे बच्चों की पहचान करके वो इन बच्चों को हैंडल कर सके। Olympiads and competition in various subjects will be
कंडक्टेड अक्रॉस द कंट्री। ओलंपियाड तो अभी भी बहुत सारे स्कूलों में होते हैं, पर सभी स्कूल इनमें ऑप्ट नहीं करते हैं। अब ये कंपल्सरी बना दिया जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सब जगह ओलंपियाड्स होंगे। ओलंपियाड्स क्या होते हैं, ये वेरियस सब्जेक्ट्स में होते हैं, क्लास 1 से ही होते हैं और क्लास 12 तक होते रहते हैं। इससे बच्चों को एक्सपोजर मिलता है और उनको जो है फॉर्म्स फिलअप करना आ जाता है, उनको जो है एमसीक्यूज़ वाले जो ओएमआर शीट्स होती हैं वो फिल करनी आती है, उनको एमसीक्यूज़ फिल करने आते हैं, टिक करने आ सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको एक्सपोजर मिलता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पर भी कंडक्ट कराए जाएंगे। पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियर इंस्टीट्यूशन लाइक द आईआईटीज़ एंड एनआईटीज़ वुड बी एनकरेज टू यूज़ मेरिट बेस्ड रिजल्ट फ्रॉम द नेशनल एंड इंटरनेशनल ओलंपियाड। जब किसी भी बच्चे को अपने आईआईटी या फिर जो है आईआईएम में या फिर बाकी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में अपना एडमिशन लेना है, तो याद रखिए ये जो ओलंपियाड का रिजल्ट होगा वो आपके लिए बोनस का काम करेगा। आप जितने अच्छे मार्क्स लाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी इन आईआईटीज़ में मेरिट बनेगी। Teachers, a large number of merit-based scholarship shall be instituted across the country for studying quality 4-year integrated B.Ed programs, preferential employment in their local areas upon successful completion of their B.Ed programs। 12th पास करने के बाद ग्रामीण बच्चों में या फिर ग्रामीण एरियाज़ में जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी केवल टैलेंटेड बच्चों को, या फिर जो केवल एजुकेशन फील्ड में आना चाहते हो, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप कंप्रोमाइज़ कभी भी नहीं करना चाहेंगे। एजुकेशन और हेल्थ में आप अनाड़ी डॉक्टर से अपना जो है ट्रीटमेंट कराएंगे तो आप जो है भगवान को प्यारे हो जाएंगे। ऐसे ही आप एक अनाड़ी टीचर से अपना बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चा जो है जितना आता है वो भी भूल जाएगा। जैसे आजकल यूट्यूब में हमने कुछ वीडियोस देखे थे, उसमें कुछ गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर होते हैं वो FUTURA को फुटूरे पढ़ रहे हैं, NATUR को नटूरे पढ़ रहे हैं। तो ऐसे टीचर्स अगर आपको मिल जाएंगे स्कूल में तो आप एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाओ, 2040 लाओ, चाहे 2000 लेके आओ, स्कूल के बच्चों का कुछ भला होने वाला नहीं है। तो हमारा तो ये अपना पर्सनल जो है ओपिनियन है। जैसे आर्मी में कोई आरक्षण नहीं होता है, कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, ऐसे ही एजुकेशन इतना इम्पॉर्टेंट जो है हमारी कंट्री के लिए वो है डिपार्टमेंट, तो इसमें भी एजुकेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी बंदा हो, कोई भी एप्लीकेंट हो, उसको बिल्कुल होल 100% उसके टैलेंट के बेस पे ही स्कूलों में एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य से जो खिलवाड़ करेगा तो बच्चे का भविष्य बना ही नहीं सकता। और अगर बच्चे का भविष्य नहीं बनेगा तो बच्चा जो है किसी भी कंट्री के ऊपर बोझ बन के रह जाएगा। तो ऐसे टैलेंटेड बच्चों को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देगी जो अपना एजुकेशन यानी टीचिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, और उनको जो है 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम करवाया जाएगा और वो कंप्लीट होने के बाद उनका एम्प्लॉयमेंट लोकल स्कूल्स में करा जाएगा। हार्मफुल प्रैक्टिस ऑफ एक्सेसिव टीचर ट्रांसफ़र विल बी हार्टेड। अभी देखिए टीचर्स का बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है, तो इस ट्रांसफ़र के कारण भी बहुत सारे टीचर मेंटली डिप्रेस रहते हैं। उनको लगता है कि अब कुछ सालों बाद फिर हमारा ट्रांसफ़र होने वाला है, फिर हम यहाँ से मूवमेंट करने वाले हैं। तो इससे क्या होता है, टीचर और बच्चे के बीच में जो बॉन्डिंग बन जाती है वो बॉन्डिंग भी टूट जाती है। जब तक टीचर बच्चे को समझने लगता है या बच्चा टीचर को समझने लगता है तब तक टीचर ट्रांसफ़र होके दूसरे प्लेस में चला जाता है। तो इस सिस्टम को भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ख़त्म किया जाएगा। ट्रांसफ़र विल अकर इन वेरी स्पेशल सर्कमस्टेंसेज, और ट्रांसफ़र अगर किसी को चाहिए तो बहुत स्पेशल केसेस में ही ट्रांसफ़र दिया जाएगा। और इसके अलावा ट्रांसफ़र विल बी कंडक्टेड थ्रू एन ऑनलाइन कंप्यूटराइज सिस्टम दैट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। अभी क्या होता था, आप लोग जो हैं कभी किसी को अपने किसी रिश्तेदार का या फिर किसी की सिफारिश लेके आ जाते हैं या फिर कहीं पर पैसा खिला देते हैं, तो आपको अपने मनपसंद के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र मिल जाता था। जैसे अब केवीज़ में जो है एडमिशन ऑनलाइन हो गए हैं, वैसे ही अब जो है ट्रांसफ़र भी आपके ऑनलाइन होंगे, यानी टीचर्स के ट्रांसफ़र ऑनलाइन होंगे, सो दैट उसमें कोई भी करप्शन की गुंजाइश ही ना रहे।
TETs will be extended to cover teachers across all stages. अब देखिए टीईटी जो अभी तक है क्लास 1 से लेके 8 तक के ही क्लासेस में होता है, बट अब टीईटी करने के लिए सारे जो स्टेजेस हैं उनको कवर किया जाएगा। फाउंडेशनल कोर्स प्री प्राइमरी को पढ़ाने के लिए भी आपको टीईटी क्लियर करना पड़ेगा, और इससे पहले 11th 12th 9 से लेकर 12th की क्लासेस के लिए भी कोई टीईटी नहीं होता था, तो उसके लिए भी जो है अब टीईटी हो गया है। तो समझ लीजिए पूरे 4 स्टेजेस में आपको टीईटी क्लियर करना ही होगा। अगर आप फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप फाउंडेशन का टीईटी, और अगर आप सेकेंडरी के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको सेकेंडरी टीईटी को क्लियर करना पड़ेगा। फॉर सब्जेक्ट टीचर्स सुटेबल टीईटी और एनटीए टेस्ट स्कोर्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट्स विल ऑल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर रिक्रूटमेंट। Teachers in private school also must have qualified similarly through TET, a demonstrative interview and knowledge of local languages. प्राइवेट स्कूलों में टीचर का रिक्रूटमेंट कैसे होता है ये तो सब लोग जानते हैं, और वो लोग कोई जो है नॉर्म्स फॉलो नहीं करते, वो कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं देखते। उन लोगों के लिए बस जो है अगर कैंडिडेट को अच्छे से इंग्लिश बोलने आती है तो बाकी जो है ट्रेन करने की जिम्मेदारी उनकी अपनी होती है। तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में और बहुत सारे ऐसे नॉन बीएड टीचर्स हैं जो प्रॉपरली क्वालिफाइड भी नहीं है और जिनको टीचर एजुकेशन भी नहीं मिली है, और वो इतने हायर क्लासेस को लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस भी बंद होगी और सारे प्राइवेट स्कूलों को भी जो है टीईटी क्वालिफाइड टीचर्स को ही हायर करना कंपलसरी होगा। इसके अलावा उनका जो है एक डेमोस्ट्रेशन टेस्ट भी होगा। डेमोस्ट्रेशन टेस्ट क्या होता है? जिसमें टीचर्स को खड़े होके अपने इंटरव्यू बोर्ड के आगे पढ़ाना पड़ता है। उसके अलावा जो लोकल लैंग्वेज होती है उसकी नॉलेज को भी परखा जाएगा। अगर टीचर को लोकल लैंग्वेज आती है तो वो बहुत ही उसका एडेड फीचर हो जाएगा। और in subjects such as art, physical education, vocational education and languages, sharing of teachers across school could be considered. Suppose कीजिए एक ही डिस्ट्रिक्ट की बात है या फिर एक ही रीजन की बात है, तो सारे स्कूलों में कोई स्कूल है जो सारे वोकेशनल टीचर्स को हायर नहीं कर पा रहा है या उनको एम्प्लॉय नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाता है इसमें, स्कूल इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हो सकता है एक स्कूल ने जो है वोकेशनल टीचर कारपेंटर वाला टीचर रखा है, दूसरे स्कूल ने पॉटरी वाला टीचर रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत दो स्कूल आपस में, तो इस पॉलिसी के तहत ये दो स्कूल आपस में अपने टीचर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। सपोज दो इस दिन जो है पॉटरी वाले टीचर ने ए स्कूल में पढ़ाया, तो 2 दिन जो है वो बी स्कूल में पढ़ाएगा, 2 दिन वो सी स्कूल में पढ़ाएगा। ऐसे ही अगर कारपेंट्री वाला टीचर है तो वो ए स्कूल में, बी स्कूल में, सी स्कूल में 2 डेज के शेड्यूल से पढ़ाएगा। तो इससे क्या होगा, टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट देने में भी जो है स्कूल झिझकेंगे नहीं। नेक्स्ट है डिसेंट एंड प्लेजेंट सर्विस कंडीशन एट स्कूल। स्कूल के अंदर अच्छे टीचर्स का एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, और अगर अच्छे टीचर्स स्कूल को मिल जाते हैं तो उनको वहाँ पर टिका के रखने के लिए स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा बना के रखना बहुत कंपलसरी है। टीचर्स विल बी गिवन मोर ऑटोनॉमी इन चूजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ पेडागोजी। अब पेडागोजी मतलब क्या होता है, हम बच्चे को सिखाने का क्या तरीका चूज करते हैं उसको हम पेडागोजी बोलते हैं। ये एंटायरली टीचर्स को इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी कि वो किस प्रकार से बच्चों को सिखाना चाह रहा है। ऐसा डंडा नहीं रहेगा उसके ऊपर प्रिंसिपल का या मैनेजमेंट का कि आपको इसी प्रकार से, जैसे हमने आपको रास्ता बताया है, जो पेडागोजी हमने आपको डायरेक्ट की है, आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाइए। टीचर्स को जैसे कंफर्टेबल लगेगा अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चों को अपनी नॉलेज डिलीवर करेगा। टीचर्स विल नॉट बी इंगेज्ड इन एनी लॉन्गर इन एनी वर्क दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू टीचिंग। गवर्नमेंट स्कूलों में क्या होता है, टीचरों को बहुत सारे एडिशनल कामों में इंगेज करके रखते हैं। अगर चुनाव होता है तो उनको चुनाव ड्यूटी में लगा देते हैं, अगर जनसंख्या की गणना होती है, सेंसस होता है, तो उनको सेंसस काउंटिंग में लगा देते हैं या बाकी सर्वेस के लिए लगा देते हैं, जिससे टीचर्स का अपना काम इफेक्ट करता है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस अब बंद होने वाली हैं। डेवलपिंग अ केयरिंग एंड इंक्लूसिव करिकुलम एट देयर स्कूल्स, और जो है स्कूल का इन्वायरमेंट अच्छा बनाया जाएगा। Local, regional, state, national, international workshops as well as online teacher development modules। अब हर स्कूल के टीचर को किसी न किसी वर्कशॉप में अपना नाम दर्ज कराना और उन वर्कशॉप्स को अटेंड करना कंपलसरी हो जाएगा।
सरकारी स्कूलों में तो जो होता है केवीज़ में या फिर बाकी नवोदय विद्यालय में गवर्नमेंट क्या करती है, इन लोगों को प्रॉपर और ट्रेनिंग देती रहती है और इन सर्विस वर्कशॉप भी देती रहती है, जिनको ये रेगुलर अटेंड करते रहते हैं, जो किसी भी टीचर के करियर को बूस्ट करने के लिए, उनकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्कशॉप लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टीचर्स के लिए, बट प्राइवेट स्कूल वाले ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। तो अब इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत उनको ये सब भी करना कंपल्सरी हो जाएगा और इसके बाद उनको 50 आवर्स ऑफ सीपीडी, सीपीटी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये दिखाना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, वो भी पर ईयर का। Greater synergy will be enabled between the course curriculum of NCTE and RCI to ensure adequate availability of qualified special educators who can handle subject related teaching as well। जो स्पेशल एजुकेशन होते हैं, जो इंक्लूसिव बच्चे होते हैं, उनको नॉर्मल टीचर नहीं पढ़ा सकते, उनको पढ़ाने के लिए आपको स्पेशल एजुकेटर को अपॉइंट करना ही पड़ता है। तो गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करेगी हर स्कूल कम से कम एक स्पेशल एजुकेटर को अपने स्कूल में अपॉइंटमेंट करे, सो दैट उनके स्कूल में इंक्लूसिव लर्निंग को सक्सेसफुल बनाया जा सके। जैसा आप देख रहे हैं हमारे स्कूल की कंडीशन ऐसी है, जैसे मैंने बोला था रहने के लिए अगर अ, आपके पास बैठने के लिए दरी है, बट जो है ना आपके पास छत है, ना प्रॉपर वॉल है, ना क्लासरूम का डिवीजन है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा एनईपी 2020 कितना सक्सेसफुल होगा, ये हम केवल सोच ही सकते हैं, बट प्रे करते हैं, होप फॉर गुड, क्योंकि अच्छी चीज़ होने में थोड़ा टाइम लगता है पर होती ज़रूर है। तो हम आशा करते हैं, गवर्नमेंट इन सब जो है डिफ़िकल्टीज से ऊपर उठेगी और जो है हमारे कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को इतना हाईटेक बना देगी कि इवन जो है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो भी अपने आप को लेस प्रिविलेज ना समझे, वो भी बढ़िया से बढ़िया जो है प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी टक्कर देने में वैसे भी वो सक्षम होते ही हैं, बट थोड़ा सा उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है। अदरवाइज टैलेंट और स्किल की उनके पास कोई कमी नहीं होती है। तो उनको जब रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, तो वो भी किसी से कम और पीछे नहीं रहेंगे। Please like and share our channel and please do subscribe our channel Wow Education.